सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम द स्टॉक ब्रदर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। लाइक जो एंट्री और एग्जिट होता है ना, कैसे हम मार्केट को ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके के सेटअप्स को हम फॉलो कर सकते हैं और कौन से सेटअप पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो ट्रेडिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज़ को डिप्लॉय करते हैं। कुछ लोग आरएसआई यूज़ करते हैं और कुछ लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप या तो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, फिर मूविंग एवरेजेस होती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स होते हैं। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट्स है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो जो बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसको एनालाइज करने के लिए हम दो टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, ये सारे टर्म्स जैसे कि आरएसआई हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गए, इंडिकेटर्स का हेल्प हो गया, फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हो गया, फिर चार्ट पैटर्न्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती है, ये आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आ जाता है इकोनॉमिक्स डेटा। ठीक है, मार्केट इकोनॉमिक डेटा आ गया। फिर उसके बाद आपको इसमें जितने भी न्यूज़ के इवेंट्स होते हैं वो आ जाता है, कंपनीज की बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, ये सारे चीज़ और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ये सारी चीज़ें आते हैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस हम कब यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो फिर हम टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को ढूंढते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हमारे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ही डिफाइन करने में हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस हमें पता चलता है कि जो स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल में स्ट्रांग है कि नहीं, उसके कंपनी के आगे क्या प्लान्स है, क्या उसमें इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है, क्या उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। तो ये थी बात टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें सबका अपना अपना स्टाइल होता है ट्रेड करने का। आप कोई भी एक स्टाइल को चुन सकते हो और आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मनी मैनेजमेंट। आप रिस्क टू रिवॉर्ड का जो गेम होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप मान लो आपने यहाँ से अपने इक्विटी को स्टार्ट किया, अकाउंट को $0 से, मतलब सपोज कर लो 10,000 रुपीज़ से आपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल को यहाँ पे स्टार्ट किया। अब यहाँ से आपने पहले दिन प्रॉफिट किया, दूसरे दिन फिर प्रॉफिट किया, फिर कुछ दिन प्रॉफिट किया, और फिर एक बड़ा डिप कर दिया, आपने बड़ा लॉस कर दिया। फिर आपने फिर कुछ दिन कुछ प्रॉफिट किए, फिर एक बड़ा लॉस कर दिया, फिर कुछ प्रॉफिट किए, फिर एक प्रॉफिट किए, फिर बड़ा लॉस कर दिया। तो ऐसे करके आपकी इक्विटी यहीं रह जाती है। आप बेसिकली लॉन्ग टर्म में आप अपने अकाउंट को ग्रो नहीं कर पाते हो। रीज़न कि आपके लॉसेस बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स उतने बड़े नहीं हो पा रहे जितने बड़े लॉसेस होते हैं। और बाकी सारे प्रॉफिट्स आपके नॉर्मल से है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, बट नॉर्मल 1:1 या 1:1.5 का ऐसा कुछ प्रॉफिट्स आप बुक कर पा रहे हो। बट ये जो लॉसेस हो रहे हैं ना, ये बीच बीच में ड्रॉडाउंस, ये बहुत बड़े ड्रॉडाउंस है। आज हम देखेंगे कैसे हम इन ड्रॉडाउंस को फिक्स कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन रखनी होगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए आपको कि आपका कौन सा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है और क्या किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप मार्केट में एंट्री लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपकी मनी मैनेजमेंट। ठीक है, कि आप किस तरह से अपने मनी को मैनेज कर रहे हैं, कैपिटल के कितना % रिस्क पे आप कैपिटल को कितना % रिस्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 50-50 पे आती है तो आप 1:1 पे काम नहीं कर सकते, आपको 1:2 या 1:1.5 पे काम करना पड़ेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 60-30 की है, 60-40 की है, तो आप इसमें 1:1 पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी इससे और 60-30 के ऊपर कुछ भी है तो आप 1:1 पे भी काम कर सकते हैं और 1:1.5, 1.2 ये पे इस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आपकी एक्यूरेसी 70-30 है, ठीक है, तो ऐसे में आप 0.8 पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी मनी मैनेजमेंट। सबसे पहले आ जाती है आपकी साइकोलॉजी, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी हो गई। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी ना, वो आपके साइकोलॉजी को बैलेंस रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी है उसमें आप बिना स्ट्रैटेजी कुछ भी एंट्री ले रहे हो। स्ट्रैटेजी का काम क्या है, इसका काम है कि आपके साइकोलॉजी को बैलेंस रखना। अगर आपका साइकोलॉजी सही रहेगा, मतलब माइंडसेट सही रहेगा,
तो ही आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। अगर माइंडसेट सही नहीं रहेगा तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये जितने भी स्ट्रैटेजीज होते हैं, जितना आपका मनी मैनेजमेंट का प्लान हो गया, जितना रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, और ये सारे चीज़ों का काम क्या होता है, ये सब चीज़ मिलकर आपके साइकोलॉजी को हेल्प करता है ताकि आपका साइकोलॉजी मेंटेन रहे मार्केट में। अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करोगे तो आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे और आप एक लूजिंग स्ट्रीक में चले जाते हो, और फिर वहाँ से आपका कैपिटल जो होता है वो वाइप आउट हो जाता है। सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कैपिटल मेरा वाइप आउट हो गया हो, बट इवेंचुअली हम धीरे 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 उसको, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके अपने कैपिटल को ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा सा सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जो मेरा सेटअप है, वैसे तो आपको कम से कम 2 to 3 सेटअप्स होने चाहिए आपके जिन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, बट जो एक सेटअप आज हम डिस्कस करने वाले जिस पे मैं काम करता हूँ, वो सेटअप क्या होता है कि हमें एक चाहिए होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, वैसा जगह, वैसा चार्ट में वैसा पोजीशन जहाँ पे बायर या फिर सेलर्स दोनों इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट में। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होता है एसएल हंट, कि अगर बायर या सेलर दोनों में से कोई भी एक इंटरेस्टेड होगा मार्केट में, और जो भी इंटरेस्टेड होगा उसका एसएल हिट होना चाहिए मार्केट में। जब एसएल हिट हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आना चाहिए होप मोमेंटम। मैं अभी बता दूंगा आपको आगे चार्ट में कि ये सब चीज़ें क्या होती है। तो आपका पहला हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा हो गया एसएल हंट होना चाहिए, और तीसरा होना चाहिए होप मोमेंटम। जब होप मोमेंटम आ जाता है उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस होप में जो रीसेंट लिक्विडिटी स्वीप है ना, लिक्विडिटी स्वीप अगर आपको पता हो तो मैं वैसे बता दूंगा चार्ट में क्या होता है, बट होप के बाद हम देखते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे हो रही है। लिक्विडिटी में भी हम क्या देखते हैं कि रीसेंट लिक्विडिटी पे हम एंटर नहीं करते हैं, हमें चाहिए सेकेंड रीसेंट लिक्विडिटी। ठीक है, जो उस ट्रेंड का बेस पॉइंट हो, मतलब ट्रेंड का रिवर्सल पॉइंट हो, वहाँ से हम इसको, वहाँ पे फिर हमारी एंट्री इनिशिएट होती है और हम अपना टारगेट्स को बुक करके निकलते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं कि मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये देखो ये चार्ट है। ठीक है, अब ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लिया है। ठीक है, ऑल दो अब यहाँ पे कैसे हम, जो मैंने कहा उसको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई करेंगे हम। एक बार ये मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, अच्छा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। मार्केट ने इस रीसेंट रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया है, तो ट्रेंड जो हो गया वो हमारा बुलिश हो गया। ठीक है, अब मार्केट के पास जो लिक्विडिटी जोन था, जो रीसेंट स्विंग था, वो ये था। इसी स्विंग पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस स्विंग के नीचे होगा, तो उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मीट हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप मान लो कि ये ट्रेंड है तो आपने यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, आप इस जगह बाय नहीं कर पाए, पर जब ये ट्रेंड में इसको मार्केट स्वीप करेगा ऐसे और फिर ऊपर जाने लगा तो आप बाय ज़रूर करोगे। जो बायर्स होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के वो बाय करेंगे और इस हाई को टारगेट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे कंफर्म हो गया, जो कि ये जोन था। मार्केट इसको स्वीप करके जैसे ही ऊपर जाने लग गया तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म हो गया, और देखो मार्केट ने एक ट्रेंडिंग पैटर्न भी बना दिया, बुलिश पैटर्न देख रहे हो, हायर हाइज हायर हाइज। तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा क्या, वो होता है एसएल हंट। तो एसएल हंट के लिए कहाँ होगा, जो भी यहाँ कहीं बाइंग कर रहे होंगे उनका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो बाइंग किए होंगे उनका एसएल इस जगह पे होगा। अब हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं उनका एसएल हिट होता है कि नहीं मार्केट में। अब देखो इसको चलने देंगे, ये देखो अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ इनका, ये बायर अभी भी बैठे हुए थे, यहाँ पे उनका एसएल था इस जोन पे, उनका एसएल यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया। यहाँ पे देखो ये एसएल हिट हो गया उनका। जब उनका एसएल हिट हो चुका है तब हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सेकंड क्राइटेरिया था कि स्टॉप लॉस हंट होना चाहिए, थर्ड क्राइटेरिया क्या था कि एक होप का मोमेंटम आना चाहिए। होप का मोमेंटम क्या होता है, देखिए आपने गौर किया होगा, जब भी आप कोई पोजीशन में रहते हैं, आप मान लो यहाँ पे कहीं पे आपने बाय किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, मार्केट आपका स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर आपके डायरेक्शन में जाने लग जाता है। तो ये जो डायरेक्शन में जाने का मोमेंटम है ना, इसी को हम कहते हैं होप मोमेंटम। ठीक है, तो अब इसका वेट करना है हमें कि अगर यहाँ पे बायर थे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मार्केट एक होप मोमेंटम उनको ज़रूर देगा री एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में होप मोमेंटम देखने को मिलता है कि नहीं। देखिए होप मोमेंटम आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, ये देखिए ये आ गया होप का मोमेंटम। अब यहाँ पे जो ये होप का मोमेंटम इतना बड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है, तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंफर्म हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, लिक्विडिटी स्वीप। कौन सा लिक्विडिटी स्वीप, रीसेंट लिक्विडिटी
के ऊपर जो होता है, मतलब सेकंड रीसेंट लिक्विडिटी, जो ट्रेंड का बेसलाइन होता है। अब वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। देखिए ये ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो रीसेंट लिक्विडिटी है वो कौन सा है, ये पॉइंट है उसका रीसेंट लिक्विडिटी। सेकंड रीसेंट लिक्विडिटी कौन सा है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका सेकंड रिसेंट लिक्विडिटी है। और अगर इसको भी मार्केट नहीं हिट करता है फिर तो मार्केट यहाँ चला जाएगा और ट्रेंड का रिवर्सल दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसेंट लिक्विडिटीज़ है वो ये वाला है, ये हमारा फर्स्ट रिसेंट लिक्विडिटी है और ये हमारा सेकंड रिसेंट लिक्विडिटी है, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये इसको स्वीप कर देगा तो सबसे अच्छा होगा, 49,590 का लेवल जो है इसको स्वीप करो तो बेस्ट पोजीशन बनेगी हमारी। बट ये हमारा रीसेंट लिक्विडिटी और ये हमारा सेकंड रीसेंट जो कि ट्रेंड का बेस लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ पे से हम अपने पोजीशन को इनिशिएट करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है हमें तो, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में कहीं मिलता है तो फिर हम अपने पोजीशन को प्लान करने का देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या हमें एक रिसेंट लिक्विडिटी, मार्केट ये लिक्विडिटी को लेके ही नीचे जा रहा है बट हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। जो हमारा सिस्टम हम उसी को फॉलो करेंगे, उसके अलावा कोई ट्रेड्स नहीं लेंगे। देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद एक अच्छा बुलिश रेड कैंडल भी मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे हम अपने पोजीशन को इनिशिएट कर देंगे, एंट्री इनिशिएट हो जाएगी हमारी। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा बिल्कुल इस हाई का, ठीक है। और जो टारगेट रहेगा हमारा वो यहाँ पे हम लोग टारगेट सम कहाँ का लेने वाले हैं, टारगेट सम लेने वाले इस जोन्स का, ये जो गैप है ना इसका टारगेट लेंगे। ये यहाँ तक का टारगेट हम लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। अब मैंने ये टारगेट क्यों लिया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में अगर एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था, ठीक है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करके अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता तो कंटिन्यू कर जाता, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ऐसा कर नहीं पाया। बायर्स का स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गया और सेलर्स ज़्यादा आ गए मार्केट में। तो अगर यहाँ से सेलर्स को एंट्री करना होगा तो वो सेलर जो होगा वो ऑपरेटर यहाँ पैसा लगाएगा और फिर वो इस लो तक ले जाएगा मार्केट को, ये वाला लो को ब्रेक डाउन करेगा और नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट जो कि यहाँ पे यहाँ तक मार्केट को ले जाएगा। तो हमारा टारगेट यही होगा नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट पे, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका स्टॉप लॉस भी लॉजिकल होना चाहिए और आपका टारगेट भी लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एंट्री कर ली और आप बस देख रहे हो कि देखते ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ऊपर गया आप निकल गए, फिर नीचे गया आप एंट्री कर लिए। ऐसा आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वरना ऐसा करोगे तो फिर आपके अकाउंट लगातार ब्लो आउट होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा चलता है ये ट्रेड। यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है, थोड़ा अगेंस्ट में जा रहा है हमारे, बट धीरे धीरे देखिए ये अब हमारे मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में आना शुरू हो चुका है मोमेंटम। इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इंपल्सिव मूव हमें देखने को मिल रहा है, मतलब जो ऑपरेटर था वो उसने यहाँ पे पैसा लगा चुका, अपना एंट्री हो चुके हैं ऑपरेटर्स के। तो ये ट्रेड अब हमारा बहुत सेफ हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग इसमें अब कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। देखा ये हमारा टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट डन हो चुका है। मार्केट अब यहाँ से थोड़ा साइडवेज हो गया, ये तो 27, हाँ ठीक है, मार्केट क्लोज ही हो गया, अब नेक्स्ट डे खुलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे तीनों कॉन्सेप्ट्स जो थे, जो 3 पॉइंट्स थे कि पहला एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या था, एसएल हंट होना चाहिए, एसएल हंट भी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या था, जो हमारा लिक्विडिटी स्वीप है, सॉरी होप है, वो आना चाहिए, होप आ गया हमें, ठीक है। फोर्थ एंट्री का क्राइटेरिया क्या था कि ट्रेंड का बेस लाइन लिक्विडिटी जो है वो स्वीप होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, एसएल हंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का एसएल हंट हुआ, सॉरी ये था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका एसएल हंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद होप का मोमेंटम भी आ गया, उसके बाद जो ट्रेंड का बेस लाइन लिक्विडिटी था वो भी यहाँ से मार्केट ने ले लिया। फिर हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल मिला, हमने यहीं पे एंट्री किया था और हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर का था और ये हमारा टारगेट, बहुत ही अच्छा टारगेट हमने अचीव किया। आप देखो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो 2.86, अगर यहाँ पे नहीं लोगे यहाँ पे भी लोगे तो 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड 2.5 आर का है, ठीक है। 2.5 आर एक बहुत अच्छा और हेल्दी रिस्क टू रिवॉर्ड है जो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो ये थी हमारे एंट्री क्राइटेरिया, कैसे हम ट्रेड्स में एंट्री कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ये एक क्राइटेरिया हुई, मतलब ये एक सेटअप हुआ, ऐसे आपके पास 2-3 सेटअप्स होने चाहिए, क्योंकि हर बार मार्केट में ऐसा सेटअप नहीं बनने वाला है, ये कभी कभी बनेंगे, बट ये एक सेटअप है। आपके पास ऐसे एटलीस्ट मिनिमम 3 सेटअप्स होने चाहिए, 2 तो एटलीस्ट होने चाहिए,
जिनके बेसिस पे आप एंट्री कर सकते हो। और हर सेटअप का मिनिमम 3 to 4 एंट्री क्राइटेरियाज होना चाहिए, कि जब ये 3 से 4 एंट्री क्राइटेरिया जिनको हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, जब ये 4 कॉन्फ्लुएंस मीट होंगे तभी आपका एंट्री जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और फिर यहाँ पे आती है आपकी मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा कि कितना रिस्क ले रहे हैं आप, अकाउंट का कितना परसेंट ले रहे हैं, 1% या फिर 0.5% या फिर 0.4% ऑफ योर कैपिटल। जितना आप रिस्क करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोजीशन को रखिएगा, फिर वहाँ पे आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड लेके निकलिएगा। ऐसे करके आप जब एंट्री करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे विथ गुड मनी मैनेजमेंट एंड गुड रिस्क टू रिवॉर्ड आप धीरे धीरे अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप करिएगा और आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाइएगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपका साइकोलॉजी इतना अच्छा ट्रेंड हो जाएगा कि फिर आपको नेचुरली आप प्रॉफिट्स करने लग जाओगे मार्केट में। जैसे अभी आप होता है क्या है ना कि बिगिनिंग में हम नेचुरली लॉस करने लगते हैं मार्केट में, फिर आप नेचुरली प्रॉफिट्स करने लग जाओगे मार्केट में और आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, और एक अच्छा इसको आप एक बिजनेस की तरह ट्रीट करिएगा तो ही आप इसमें सक्सेस पा पाइएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कहाँ पे आपका एंट्री होगा, कहाँ पे आपका एग्जिट होगा। बिना प्लान के अगर आप कुछ भी करिएगा तो वो गैम्बलिंग हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग करने में और गैम्बलिंग करने में बहुत मतलब सिर्फ एक माइन्यूट से लाइन का डिफरेंस होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप गैम्बलिंग में आ चुके हो और कब आप ट्रेडिंग से एग्जिट ले चुके हो। द मोमेंट आप गैम्बलिंग में आए फिर आपका जो लूजिंग स्ट्रीक होगा वो चालू हो जाएगा, आपका अकाउंट में बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स आते जाएंगे। हो सकता है आप एक दिन प्रॉफिट कर लो, 2 दिन प्रॉफिट कर लो, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे लॉन्ग गो में तो आप ये एक लॉस में ही जाता जाएगा, आपका अकाउंट का इक्विटी नीचे जाएगा रादर देन गोइंग अप, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। यू शुड ट्रेड योर प्लान्स, ठीक है, नथिंग एल्स इन द मार्केट्स। तो ये थी आज की वीडियो, एक इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो थी जो मैंने अपने सेटअप के ऊपर आपको बताया है कि कैसे मैं मार्केट्स में अपने एंट्रीज को प्लान करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मुझे कोई और वीडियोस मिलते हैं और कोई लर्निंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं अपने बाकी के सेटअप्स आपसे आने वाले टाइम में डिस्कस करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम दिस